क्या हुआ माँ जी? आप इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं बहू, वो बस बड़ी थकान महसूस हो रही है। अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही। सोच रही डॉक्टर को दिखा लूं। बड़ा ही मरियल सा मुंह बनाते हुए बोली अंजलि जी। लेकिन प्रीति अंजलि को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो जान गई थी कि अंजलि जी को कोई बीमारी नहीं है। ये सारी बीमारी बस मोना बुआ के आने की खबर को सुनकर हो रहा है। असल में अभी आधा घंटा पहले अंजलि जी के ननद का फ़ोन आया था। वो कल एक हफ्ते के लिए आने को कह रही थी। जैसे ही प्रीति ने ये बात अंजलि जी को बताई, उसके 10-15 मिनट के अंदर में ही अंजलि जी सीरियस हो गई, बीमार हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर को दिखाने की नौबत आ गई। उस दिन तो डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन अगले दिन जब मोना बुआ आने वाली थी, उनके आने के आधा घंटे पहले ही अंजलि जी घर से निकल गई। मोना बुआ आती है, प्रीति उनका स्वागत करती है, चाय पानी कराती है। बैठकर बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई। तो प्रीति और मोना बुआ ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर अंजलि जी बड़ी ही सीरियस खड़ी थी। प्रीति पकड़कर अंजलि जी को लाकर सोफे पर बैठाते हुए पूछती है, क्या हुआ माँ जी? क्या कहा डॉक्टर ने? अंजलि जी बैठने की बजाय लेट गई और बड़ी ही मरी हुई सी आवाज़ में बोली, बहू, अंदर से बहुत कमजोरी है। डॉक्टर ने कहा आराम करने की सख्त ज़रूरत है। अंदर से बुखार है। अंजलि जी की बात सुन प्रीति को लगा कि शायद सच में बुखार हो सकता है। तो उसने तुरंत कहा, माँ जी आप आराम करिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर दवाई खा लीजिएगा। जैसे ही प्रीति जाने लगी, अंजलि जी उसे फिर से रोकते हुए कहती है, सुनो बहू, क्या बनाई हो खाने में? माँ जी अभी कुछ बनाया तो नहीं है, बनाने जा रही। सोच रही बुआ जी भी आई है तो पूरी सब्जी खीर बना देती हूँ। इतना सुनते ही अंजलि जी ने मुंह बना लिया और कहा, बहू, डॉक्टर ने मुझे सादा खाना खाने के लिए बोला है। दाल चावल रोटी सब्जी, तेल मसाले से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है। तो मेरे लिए तो सादा खाना ही बना दो। प्रीति कसमकस में पड़ गई कि दोनों तरह के खाने अब कैसे बनाए, इसमें तो टाइम भी लगेगा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, माँ जी मैं एक काम करती हूँ, कम तेल मसाले में ही सब्जी बना देती हूँ। खीर के साथ आपके लिए मैं पूरी की बजाय रोटी बना दूंगी। बस इतना सुनते ही अंजलि जी का मुंह बन गया। अभी तक तो मोना बुआ चुपचाप बस अंजलि जी की हरकतें देखती जा रही थी। कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह से अंजलि जी के मन की बात समझ गई थी। अंत में उन्होंने कहा, बहू, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा तेल मसाला पसंद नहीं है। तुम सादा खाना ही बना दो, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी चिंता मत करो। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके हिसाब से ही खाना बनाओ। मोना बुआ की बात सुन उनकी आंखों में देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिलहाल प्रीति अभी नई नई आई थी, कुछ बोल नहीं सकती। खैर उस दिन तो सादा खाना ही बना। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि जी ने प्रीति को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? तो प्रीति ने कहा, माँ जी आज मैंने सोचा है कि छोले भटूरे बना देती हूँ, तो कुछ अलग हो जाएगा। इतना सुनते ही अंजलि जी भड़क गई। देखो बहू, चाहे तुम छोले भटूरे बनाओ या 56 भोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सादा खाना ही चाहिए। तभी पीछे से फिर से मोना बुआ आ जाती है। उन्होंने अंजलि जी की सारी बातें सुन ली और प्रीति को समझाते हुए कहती है, बहू तू मेरी चिंता मत कर। बोला ना मैंने कि मुझे खुद ज़्यादा तेल मसाला पसंद नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो मुझे लेकर? भाभी जैसा कह रही है वैसा ही करो। और वैसे भी इतनी गर्मी में तरह तरह के पकवान बनाने में तुम्हें भी तो दिक्कत होगी ना, इसलिए छोड़ो मेरी चिंता, मैं कुछ भी खा लूँगी। और वैसे भी मायके में पकवानों से ज़्यादा व्यवहार की ज़रूरत होती है, और तुम्हारा व्यवहार अपने प्रति चिंता देखकर वैसे ही मेरा पेट भर गया, दिल खुश हो गया। बहू, मायके में कोई खाने का भूखा नहीं होता है, प्यार का भूखा होता है, जो तुमसे मुझे भरपूर मिला है। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ
भाभी जैसा कह रही है वैसा ही खाना बनाओ। बेचारी प्रीति उदास होकर चली गई, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसे कहीं ना कहीं पता था कि माँ जी जानबूझकर बीमारी का नाटक कर रही है और जानबूझकर सादा खाना बनवा रही है, क्योंकि प्रीति ने अपने पति शुभम से कई बार माँ की इन हरकतों के बारे में सुन रखी थी, लेकिन देख पहली बार रही थी। अंजलि जी की हरकत से उनके पति और बेटा दोनों ही परेशान थे। कितनी बार तो शुभम ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, माँ बुआ भी इस घर की बेटी है, पापा की बहन है, आप क्यों करती हो उनके साथ ऐसा? जब आपकी बेटी मिष्टी आती है तो आप कितना खुश हो जाती है। वैसे तो बुआ भी इस घर की बेटी है ना, वो भी तो साल में एक ही बार आती है अपने मायके, कम से कम थोड़ी उनकी भी चिंता कर लिया करो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन अंजलि जी भड़क जाती है। अच्छा तो अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंजलि जी अपनी अकड़ के आगे किसी की भी नहीं सुनती। खैर मोना बुआ एक हफ्ते रहने के बाद चली जाती है। जाते जाते जितना वो अपनी भाभी अंजलि जी से दुखी थी उनके व्यवहार को लेकर, उतना ही प्रीति को लेकर खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो है मायके में जो उनकी इज्जत करता है, उनकी कदर करता है, जिसको उनका इंतजार रहता है। आंखों में आंसू लिए मोना बुआ चली गई। प्रीति सास का व्यवहार देख वाकई में परेशान थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो प्रीति को तब लगा जब संजोग से उसी शाम को मिष्टी का फोन अंजलि जी के पास आया कि माँ बहुत दिन हो गया आपसे मिलने का सोच रही हूँ, 2-3 दिन के लिए चली आओ। बस इतना सुनते ही जाने अंजलि जी की सारी रोग बीमारी कमजोरी बुखार जाने कहाँ लापता हो गया। ऐसा लगा मिष्टी के फोन ने उनके अंदर एनर्जी डोज डाल दिया। तुरंत खुशी से चेहरा खिल उठा और तेज आवाज में उन्होंने प्रीति को आवाज दी, अरे बहू कहाँ हो, अरे भाई जल्दी आओ। अंजलि जी की इतनी तेज बुलाने की आवाज सुन प्रीति भी परेशान हो गई कि क्या हो गया अचानक से माँ जी को। माँ जी इतना तेज तेज क्यों चिल्ला कर बुला रही है। भागते हुए वो अंजलि जी के पास गई तो अंजलि जी ने कहा, बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा आराम करने जा रही थी। अरे आराम वराम छोड़ो, आराम करने का टाइम नहीं है। अभी अभी मिष्टी का फोन आया था, 2-3 दिन के लिए वो आ रही है। तो सुनो मैं क्या कहती हूँ कि तुम शुभम को फ़ोन करके बोल दो पनीर लाने के लिए। शाही पनीर कचौरी पूरी खीर बना लेना खाने में। और हाँ शुभम को बोल दो कि मीठे में कोई अच्छा सा मिठाई ले आए, और नहीं तो छोड़ो मिठाई को भी, तुम ना हलवा ही बना लो, हलवा भी बहुत पसंद है मिष्टी को। और हाँ कल सुबह नाश्ते में छोले भटूरे ज़रूर बनाने चाहिए, छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं उसे। और दोपहर के खाने में भी अपने हिसाब से कुछ अच्छा देख लेना। बता रही हूँ तुम्हें, इन 3 दिन में एक दिन भी रोटी नहीं बननी चाहिए। अंजलि जी की बातें सुन, उनका ऑर्डर सुन और उनके चेहरे की खुशी देख प्रीति हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले जिस माँ जी से उठा नहीं जा रहा था, जिस माँ जी को अंदर अंदर बुखार था, जिनकी आवाज़ मरियल से निकल रही थी, वो माँ जी अब ऐसे चहक रही है जैसे इन्हें सालों से कुछ हुआ ही ना हो। अंजलि जी की खुशी देख प्रीति मन ही मन सोचने लगी कि तभी, अरे बहू आंखें फाड़े खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाओ जाकर देखो बहुत काम पड़े हैं, तैयारी करो। सास की बात सुन प्रीति ने कहा, माँ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप क्या खाएंगी? आपके लिए तो दाल चावल रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी ना। इतना सुनते ही अंजलि जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों भाई, अब क्या मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाकर मरना है जो रोज रोज यही खाना खाओ? बिल्कुल नहीं, वही खाऊंगी जो सबके लिए बनेगा। बहुत कर लिया मैंने परहेज, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खा लूँगी। फिलहाल तुम जाओ मिष्टी के आने की तैयारी करो। अब प्रीति को पूरा विश्वास हो गया कि अंजलि जी को कोई बीमारी नहीं थी, ये सब बस एक नाटक था जो शुभम ने पहले ही बता दिया था कि प्रीति तुम परेशान मत हो, ये सब माँ का नाटक है। बुआ के जाने के बाद माँ अपने आप ठीक हो जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। बुआ के जाने के बाद
एक बार भी माँ जी की आवाज़ में नरमी नहीं दिखी। ऊपर से मिष्टी के आने की खबर सुनकर तो जैसे दुगना जोश आ गया हो उनके अंदर। फिलहाल तो प्रीति को मिष्टी के आने की खबर सुनकर खुशी तो हुई, अच्छा तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बुआ जी की याद भी आ रही थी। बुआ को लेकर बहुत बुरा लग रहा था। कितना उदास होकर गई थी बुआ यहाँ से। अचानक ही जाने प्रीति के दिमाग में क्या आया, वो अपने कमरे में भाग कर गई और फोन पर किसी से बात करके बड़े ही खुशी मन से किचन में घुस गई खाने की तैयारी करने। आज जितनी खुशी मिष्टी के आने की अंजलि जी को थी, उससे दुगनी खुशी इस समय प्रीति के चेहरे पर थी। प्रीति की खुशी देख अंजलि जी ने सोचा कि बहू भी मेरी बेटी के आने की खुशी में खुश है। लेकिन प्रीति के मन में क्या था, ये तो प्रीति ही जानती थी। कुछ देर बाद मिष्टी आ गई। मिष्टी का स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई देवी देवता घर आ गई हो। बेटी के आने के बाद अंजलि जी बिना बात के ही लगातार हंसे जा रही थी। उनको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि अभी कुछ घंटे पहले ये सीरियस भी थी। खैर, रात के खाने का समय हुआ। सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठे। मिष्टी, अंजलि जी, शुभम के पापा। प्रीति लगातार अंजलि जी को ही देखे जा रही थी, कैसे मनोहर कर करके जबरदस्ती बेटी को खिलाए जा रही थी। फिलहाल सब खाना खाने में बिजी थे कि तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की तालियों की आवाज़ आई। सबने पलट कर देखा तो दरवाजे पर मोना बुआ खड़ी थी, जो व्यंग में अंजलि जी को देखते हुए तालियां बजा रही थी। अचानक से मोना बुआ को फिर से सामने देख अंजलि जी की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से निकला, मोना तुम कैसे आ गई? तुम तो सुबह ही गई थी ना? अंजलि जी की बात सुन मुस्कुराते हुए मोना बुआ ने कहा, हाँ भाभी, सही कहा आपने, मैं तो सुबह ही चली गई थी, कुछ घंटे पहले, ये सोचकर कि आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं। मैं आपके नाटक को सच समझ रही थी, लेकिन शुक्र करो कि आपके घर में रिश्तों की कदर करने वाली आपकी एक बहू है, जिसने शायद मान सम्मान करने वाली आपकी एक बहू है, जिसने मेरे अंदर के दुख और तकलीफ को समझ लिया था कि मायके में इज्जत ना मिलने पर कितनी तकलीफ होती है, और उसी ने आपकी इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए मुझे फ़ोन करके बुलाया है। भाभी, आप तो सीरियस थी ना? आपको बुखार था ना? आप तो बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं थी, बिल्कुल आपसे उठा नहीं जा रहा था, आवाज़ भी एकदम मरियल से निकल रही थी। और तो और डॉक्टर ने आपको सादा खाना खाने के लिए कहा था ना? फिर ये सारे पकवान क्यों, किसके लिए? आज पहली बार बुआ जी गुस्से में बोल रही थी, वो भी लगातार अंजलि जी को देखते हुए, और अंजलि जी की हालत खराब। उन्हें कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, मोना तुम गलत समझ रही हो, ये खाना मेरे लिए नहीं बना है, ये खाना तो मिष्टी के लिए बना है, और ये सब कुछ बहू ने बनाया, मैंने उसे बोला नहीं था बनाने को। अंजलि जी का झूठ तुरंत पकड़ लिया मोना बुआ ने और हंसते हुए बोली, भाभी बस करो, और कितना झूठ पर झूठ बोलोगी? सारा दोष बहू के ऊपर क्यों डाल रही हो? वो अपने मन से कहाँ कभी कुछ बना पाती है? पूरे 1 हफ्ते मैं भी रही, वो जब भी अपने मन से कुछ बनाने को कहती, आप उसे तुरंत रोक देती, मना कर देती, फिर वो बेचारी नहीं बना पाती, तो फिर आज कैसे बना दी? आज उसे आपका डर नहीं था? भाभी, असलियत आपको भी पता है, असलियत मुझे भी पता है, कम से कम अब तो बहाने मत बनाओ। कहते हुए मोना बुआ की आंखों में आंसू आ गए। शुभम और शुभम के पापा तुरंत उठकर मोना बुआ को पकड़ के अपने पास बैठाकर पानी पिलाया। आज तो जैसे अंजलि जी का दिन ही खराब हो गया। मोना बुआ के साथ साथ शुभम के पापा सब अंजलि जी को भला बुरा बोलने लगे। पति और बेटे की बात सुन अंजलि जी की बोलती बंद हो गई, लेकिन इन सब का कसूरवार भी उन्होंने प्रीति को ही ठहराया। बहू, कौन से जन्म का बदला लिया तुमने? आखिर चाहती क्या थी? मीठा मीठा बोलकर मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। बहुत मजा आ रहा है ना
मेरी बेइज्जती करवाकर। अब प्रीति भी बोल पड़ी। माँ जी, कौन सी बेइज्जती करवाई मैंने आपकी? मैं तो वही करूँगी इस घर में जो आप करती आ रही है। मैं तो आपके ही नक्शे कदम पर चलूँगी। अगर आप अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो मैं भी अपनी ननद के साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगी। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। माँ जी, दोनों ही इस घर की बेटियां हैं। जितना इस घर पर हक मिष्टी दीदी का है, उतना ही हक मोना बुआ का भी है। ये उनका भी मायका है, ये आप भूल क्यों रही है? और मायके में इज्जत ना पाना दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट कार्य होता है एक औरत के लिए। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं तो वही करूँगी जो इस घर में होता आया है। आज पहली बार था, इसलिए मैं आपके इशारों पर नाचते हुए सब कुछ करी। लेकिन अब मैं सब समझ गई कि ननद के साथ अलग और बेटी के साथ अलग व्यवहार करना है। फिलहाल तो प्रीति ने एक एक बात सही कही थी, जिसे सुनकर अंजलि जी का सर शर्म से नीचे हो गया था। ना बेटा साथ दे रहा था, ना बेटी साथ दे रही थी, और ना ही पति साथ दे रहा था। सबके सब अंजलि जी के खिलाफ खड़े थे। सबके सामने बेइज्जत होकर आखिरकार अंजलि जी को अकल आ ही गई कि वो मोना बुआ के साथ बहुत गलत कर रही थी। पति के कहने पर आखिरकार उन्होंने मोना बुआ से माफ़ी मांगी और उस रात उन्होंने मोना को अपने पास ही रोक लिया। अगले दिन बड़े ही विधि से एक बेटी की तरह उनकी विदाई की। माँ बाप के जाने के बाद आज पहली बार मोना बुआ की इस घर से एक बेटी की तरह विदाई हुई थी, वो भी प्रीति के चलते। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।